अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम ये जो है एक एडिशनल ड्रेनेज सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। एक तो जो ड्रेनेज सिस्टम है जिसको आप कह लो प्राइमरी ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो होती है वेन्स। जो क्या करती है पूरी बॉडी से जो ब्लड है उसको ड्रेन करके वापस कहाँ लेके जाती है, हार्ट से ब्लड को। बैक टू हार्ट। ठीक है, हार्ट तक ले सही हो गया। तो लेकिन एक सिस्टम और है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या काम करते हैं, सेम ऐसे ही काम होता है वेन्स जैसा, लेकिन वो फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसको लेके जाता है कहाँ पर, वापस हार्ट के अंदर। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है भाई, आपको पता है ना, ये हमारी बॉडी में सेल्स हैं इस तरह। तो इनके बीच में ये जो स्पेसेस हैं, ये यहाँ पे इन स्पेसेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। सेल के बीच में जो स्पेस होता है, और यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता कैसे है, मैंने कल आपको दिखाया था कैप आर्टेरियोल से वेन्यूल्स। आर्टेरियोल, फिर बीच में मेटा आर्टेरियोल और फिर वेन्यूल होती है। ये आर्टेरियोल है एक, ये हो गया मेटा आर्टेरियोल, और ये हो गई वेन्यूल। अब देखो जब यहाँ ब्लड आता है, यहाँ से जा रहा होता है, तो यहाँ पे तो पड़े हुए हैं आपके टिश्यूज। तो ब्लड क्या करता है, यहाँ से ब्लड जो है वो कैपिलरी से बाहर जाता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट जो भी देना होता है टिश्यूज को वो देता है, और फिर ये वापस कहाँ आ जाता है, वेन्स के अंदर आ जाता है, यहाँ से वापस हार्ट की तरफ चले जाता है। जब ये यहाँ से वापस आता है तो ऑलमोस्ट 90% जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पे। जो रह जाता है वो होता है 10%। ठीक है, 10% जो है वो रह जाता है। और ये है 85 और 15 का रेशो। 85% ब्लड जो है वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, और रह क्या जाता है, 15% जो है वो रह जाता है कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। ये जो ब्लड रह जाता है ना, इससे बनता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल के बीच का फ्लूइड जो है वो बन जाता है। इसमें ब्लड सेल्स नहीं होते, ये एक फ्लूइड होता है जैसे पानी, और उसमें मिक्सर होता है, सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये फ्लूइड बनता है। पर अगर ये यहाँ पे रह जाएगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको पता है, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, वेन्यूल्स, हार्ट, इससे मिलके बना हुआ होता है। तो क्या जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें भी कुछ चीजें होंगी, तो किस किस से मिलके बनता है, सबसे पहले तो लिम्फ। लिम्फ क्या है, ये वही चीज है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। ये लिम्फ उस वक्त कहते हैं जब ये लिम्फेटिक वेसल के अंदर चल जाता है। मैं अभी डायग्राम में दिखाता हूँ, अभी बस इतना समझो कि लिम्फ वो चीज है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट जो है ये WBC की टाइप्स है। लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, जैसे आर्टरीज और वेन्स थी ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, उसी तरह लिम्फेटिक वेसल्स भी होंगी यहाँ पे, क्योंकि फ्लूइड ड्रेन करना है वापस हार्ट तक। लिम्फ नोड्स होंगे सबसे इंपॉर्टेंट।
टॉन्सिल्स होंगे, टॉन्सिल्स ये जो बच्चों में हो जाते हैं ना, गले में जो होते हैं टॉन्सिल्स, ये वो चीज होती है, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं टॉन्सिल्स, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड। अच्छा, ये जो ये है हमारा लिम्फ नोड जो है, ये क्या करती है, ये जो लिम्फेटिक वेसल है ना उसके बीच में होती है, इस तरह करके किडनी शेप ही होती है, ऐसे करके। और ये क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का एक मेन काम ये भी है कि ब्लड को फिल्टर करना, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो वो हार्ट में आएंगे, हार्ट को इफेक्ट करेंगे और पूरी बॉडी को इफेक्ट करेंगे। और टॉन्सिल जो है ये आपको पता है थ्रोट में होते हैं, गले में, इनका काम भी सेम यही है। स्प्लीन का काम भी सेम है। और थाइमस ग्लैंड का काम तो आपको पता है वो क्या बनाते हैं, टी सेल्स, ये लिम्फोसाइट्स हैं, टी सेल्स बनाते हैं। अच्छा, लिम्फेटिक वेसल्स होती कहाँ पर है, ये मैंने आपको दिखाया सेल्स है। एक सेल और बना लो, एक सेल और यहाँ बना लिया, इधर बना लिया। अब ये होती है ब्लाइंड कैपिलरीज, ये ब्लाइंड होती है, मतलब ये कि इनका कोई एंड नहीं होता। और ये ऐसे करके बीच से जो है ना कहीं से स्टार्ट हो जाएंगी, यूं करके फिर इस तरह जुड़ जाएंगी, ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, सेल्स के बीच में होती हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बीच में वॉल्स होते हैं, मैं यहाँ वॉल्स दिखा देता हूँ। ऐसे करके वॉल्स जो पड़े थे ना वेन्स वगैरह में, वॉल्स होते हैं कि जो फ्लूइड इसके अंदर आया वो वापस ना चले जाए, ऐसे इसके अंदर इस तरह। अगर ये लिम्फेटिक वेसल है तो इसके अंदर जो है वो ऐसे करके वॉल्स बने हुए होंगे, ताकि जब फ्लूइड आगे जाए और वापस आएगा तो वॉल बंद हो जाएंगे और वापस जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा, फ्लूइड जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा इसमें से। ये लिम्फेटिक वेसल्स होती है, डायग्राम मेरे पास बहुत अच्छी सी, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। लिम्फ की कंपोजिशन क्या होती है, अभी आपने देखा यहाँ पे ब्लड क्या होता है, सेल्स के अंदर आता, अंदर तो नहीं आता, सेल्स के इर्द गिर्द आता है। वहां से जो सेल को चाहिए होता है वो सेल उससे ले लेता है और वापस जो है वो वेन्यूल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो जो वाटर वहां रह जाता है उसकी कंपोजिशन मतलब उसमें होता क्या है, सेम एज प्लाज्मा, जो जो प्लाज्मा में होगा वही उसमें होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है, ब्लड ही आ रहा है ना। तो ब्लड में क्या होता है सबसे ज्यादा, प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन होगी सेम वैसी कंसंट्रेशन किसकी होगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। लेकिन इसमें जो है ना प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होती है। अब ये प्रोटीन का क्या लेना देना, यहाँ पे प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम क्यों होती है। देखो मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस पढ़ाते हुए कि एक ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ज्यादा और यहाँ पे वाटर कम है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पार्टिकल ज्यादा है, समझो ये पी मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन क्या सॉल्यूट है ना, तो यहाँ सॉल्यूट ज्यादा तो वाटर कहाँ मूव करेगा, यहाँ पर मूव करेगा। नेट मूवमेंट वाटर की कहाँ होगी, सबसे ज्यादा यहाँ होगी। तो अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में ये देखो, अगर ये एक बॉक्स ले लो, इसके अंदर रख दो सेल, ये होगा सेल, और यहाँ से जा रही है आर्टीरियोल, और इसमें रन कर रहा है ब्लड। और जब यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा होंगी, और यहाँ पे देखो प्रोटीन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो फ्लूइड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो वाटर यानी कि ब्लड मूव करके यहाँ आना शुरू हो जाएगा, इधर आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ आता रहेगा तो ये जो है ये इसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे किस वजह से, वाटर यानी कि ब्लड जो है वो यहाँ पे भरना शुरू हो जाएगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये जो वो होती है, क्या कहते हैं हमारी, कुछ देखा होगा आपने, खासतौर पे औरतें बैठी हुई होती तो उनके पैर सूज जाते हैं। ठीक है, वो पैर इस वजह से सूज जाते हैं कि यहाँ पे जो फ्लूइड बन रहा है ना, एक तो ये कंडीशन है कि प्रोटीन ज्यादा हो गई तो यहाँ पे वो हो जाएगा, और वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, स्वेलिंग हो जाएगी। इस स्वेलिंग को बोलते हैं एडीमा। एक कंडीशन हो गई ये। एक ये होती है कि हम मूवमेंट नहीं कर रहे होते, खासतौर पे जो औरतें बैठी होती है ना। अब देखो ये है लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल है, ये इसके वॉल्स आ गए। अब
वेन्स में क्या होता है, वेन्स और लिम्फेटिक वेसल में, आर्टरीज के लिए तो पंप लगा हुआ है, हार्ट पंप करता है ब्लड, आर्टरीज में से ब्लड आगे जाता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वेन्स में क्योंकि कोई पंप नहीं है, वो फिर भी आपने कभी सोचा है वेन्स, जो हमारे पैरों की वेन्स है वहां से ब्लड हार्ट में कैसे आता है, ग्रेविटी भी होती है। और इसी तरह लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इनमें भी कोई सिस्टम नहीं होता, कोई पंप नहीं होता, तो वापस कैसे आता है। अब ये जो टिश्यूज के बीच में होता है, टिश्यूज सेल्स उनके बीच में होता है, और जो मसल्स के बीच में होता है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज वेसल्स आर्टरीज, ठीक है, मसल्स के बीच में ही होते हैं। तो ये समझो ये रहा एक मसल, एक मसल ये रहा लिम्फेटिक कैपिलरी के इस साइड पे, और एक ये रहा इस साइड पे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं चलते फिरते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इस पर फोर्स लगाते हैं। इस पे जब इस पे फोर्स लगेगी तो ये स्क्वीज होगा, और खुद सोचो जब ये स्क्वीज होगा तो ये जो इसके अंदर फ्लूइड है उसको कहाँ पे पुश करेगा, कि फ्लूइड जो है वो यहाँ आना शुरू होगा यहाँ पे। और जब फ्लूइड बैकवर्ड जाएगा तो वाल जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ऐसे करके क्लोज हो जाएंगे यहाँ पर। ये फ्लूइड जब वापस आएगा तो क्लोज हो जाएंगे वाल। इस वजह से जो है ये हमारा जो फ्लूइड है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो वापस हार्ट में आता है। इसी तरह वेन से ब्लड भी हार्ट में आता है। तो जो औरतें ज्यादातर बैठी रहती हैं उनके पैर सूज जाते हैं, वो इस वजह से सूज जाते हैं कि यहाँ पर जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही। और आप भी ज्यादातर बैठे रहो ना तो ऐसा होता है, तो वो डॉक्टर ये कहते हैं कि जो बैठने वाला काम है आप ज्यादा बैठो नहीं, उठ के जरा ना 5 मिनट चल लिया करो। उससे क्या होता है, सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है और ये एडिमा के चांसेस कम हो जाते हैं। समझ में आ रही है ये वाली बात। फंक्शंस क्या क्या है भाई इसके, सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम है। क्या करता है, वाटर प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स वो होती हैं जो ब्लड की प्रोटीन्स होती हैं, इनको ड्रेन करता है वापस कहाँ पर, हार्ट में। सेकंड, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस करता है बॉडी का। अब डिफेंस कैसे करता है मैंने भी आपको बताया था। ये अगर एक लिम्फेटिक कैपिलरी चल रही है ऐसे करके, तो ये जाके ओपन हो जाती है किसमें, लिम्फ नोड के अंदर ऐसे करके। यहाँ पे बीच में जो है वो लिम्फ नोड आ जाती है। और लिम्फ नोड उसके बाद फिर यहाँ से क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी कंटिन्यूस हो जाती है। अब ये जो लिम्फ नोड है ना, इसके अंदर होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में आ जाते हैं, इसमें टी सेल्स आ जाते हैं, बी सेल्स आ जाते हैं। और ये क्या रिलीज करते हैं फिर, ये एंटीबॉडीज वगैरह बनाते हैं, जिससे क्या होता है जो ब्लड है वो फिल्टर, उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। और ये जरूरी है लिम्फ नोड यहाँ पर, इस वजह से ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। और इम्यूनिटी बनाने में भी सबसे अहम रोल प्ले करते हैं ये। जब आप एमबीबीएस में आएंगे तो वहाँ आके आप डिटेल में ये पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। लिम्फ में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो ये किधर से गुजरता है, लिम्फ, अभी मैंने बताया लिम्फ नोड से, लिम्फ नोड से गुजरेगा। और लिम्फ नोड में क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस भी होते हैं। मैक्रोफेजेस वो होते हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। मैक्रोफेज वो क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे उन माइक्रोब्स की जो लिम्फ में प्रेजेंट होंगे। ठीक हो क्या, और उससे क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है इसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट।
जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसके सेल्स होते हैं इस तरह के। इनको बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं? विलाय। और इसका दूसरा नाम ये भी है माइक्रोविलाय। और ये इस तरह के सेल्स इसके होते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। आप खुद सोचो कि अगर आप एक गली में चल रहे हो प्लेन में, तो यहाँ पे चलने में टाइम जो है वो कम लगेगा, ठीक है, यहाँ चलोगे तो टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर रास्ते में आपके दो तीन पहाड़ आ जाएं इस तरह करके, तो यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। इसी तरह जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एब्जॉर्प्शन जो है वो इजी हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है इस तरह करके। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, इनका नाम होता है लेक्टीज। आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। और ये लेक्टीज क्या करती हैं, इनका काम है फैट, ये जो फैट हम खाते हैं सारी चिकनाई वगैरह, वो ये एब्जॉर्ब कहाँ होती है, इन लेक्टीज में। तो फिर वो लिम्फ के थ्रू कहाँ जाती है, हार्ट में। और हार्ट से कहाँ जाता है, ब्लड में। और यहाँ जहाँ फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं वो भी आपको पता होगा, वो भी यही एब्जॉर्ब होते हैं। और फैट सोल्यूबल वाइटामिन कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, एडीमा के कॉजेज में आपको बता देता हूँ, ऊपर जो हमने डिस्कस किए। एडीमा होता क्यों है? सबसे पहले तो प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। देखो प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होगा, ब्लड है, उसके अंदर क्या है, ब्लड की अपनी प्रोटीन्स है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होती है इसमें, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। आप जब डाइट में प्रोटीन लेना बंद कर देंगे, उससे क्या होगा, बॉडी को प्रोटीन तो चाहिए, तो वो क्या करेगी, बॉडी ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनको जो है वो यूटिलाइज करने शुरू कर देगी। जब ब्लड के अंदर से प्रोटीन खत्म हो गए, समझो ये एक पैकेट है, इसके अंदर ब्लड पड़ा हुआ है, यहाँ पे ब्लड है, और ब्लड के अंदर क्या है, ये प्रोटीन्स है। तो जब प्रोटीन्स यहाँ से कम होना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ से कम हो गई, इधर से भी कम हो गई, और बाहर जो है वो प्रोटीन्स, आपको पता है टिश्यूज में प्रोटीन्स तो होती हैं, तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड कहाँ मूव करना शुरू हो जाएगा, जो वाटर है ब्लड का वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा। जब तक अंदर प्रोटीन थी तो उन्होंने जो फ्लूइड था उसको खींच के रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था, उसकी ऑस्मोसिस नहीं हो रहे थे और नहीं होने दे रहे थे, ठीक है। लेकिन जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो बॉडी ने ब्लड की प्रोटीन को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो जो बाहर सेल में जो प्रोटीन है या सेल के अंदर जो कोई भी सॉल्यूट्स वगैरह है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई भी सॉल्यूट्स वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो है ब्लड का वो मूव करके बाहर आ जाएगा, और जो है एडीमा हो जाएगा। तो सेकंड होता है फाइलेरियासिस। ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि नीमाटोड जो है वो कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। और जब लिम्फेटिक कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो लिम्फ जो है वो मूव ही नहीं करेगा आगे, हार्ट तक जाएगा नहीं, उससे क्या होगा, तो लिम्फ वहाँ एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। ये देखो ये है लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फ कैपिलरी दिख रही है, यहाँ पे बहुत बुरी सी दिखती होगी, ये देखो ये है लिम्फ नोड, नीचे दिखा ये लिम्फ नोड है। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज ऐसे आ रही है, इसमें लिम्फ आ रहा है, और ये आके जो है ना लिम्फ, ये लिम्फ नोड के अंदर खुल जाती है। उसके बाद ये एक कैपिलरी जो है वो यहाँ से बाहर निकलती है, और यहाँ मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, वो इसको खा जाते हैं, जो फेगोसाइटोसिस करते हैं,
जो भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। जो कैंसर वगैरह होते हैं ना, तो उसके अंदर भी ना लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं उसको, वो लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे पता लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जो है उसकी स्टेज कौन सी है, फर्स्ट स्टेज का, सेकंड स्टेज का। लिम्फ नोड से पता लगता है। ये देखो, ये है कैपिलरीज, ये देखो आर्टीरियोल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आर्टीरियोल है, ये वेन्यूल है, ये कैपिलरी बेड है। और ये देखो कैपिलरी बेड, ये बीच में टिश्यूज देखे ना, ये रे टिश्यूज, ऐसे बाउंड्रीज बनी हुई है इनकी, ये रे, ये रहा, ये टिश्यूज है। तो यहाँ से जो है वो ब्लड जो है वो बाहर आता है, और यहाँ जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे क्या होता है, फ्लूइड भी बाहर आएगा। लेकिन एब्जॉर्ब हो क्या, वो तो चला गया, जो रह गया वो कहाँ जाता है, ये लिम्फ कैपिलरीज में, इस तरह करके लिम्फ कैपिलरीज में जाता है। और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे ऐसे करके, तो वो इनको दबाएगा और ये फ्लूइड जो है आगे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये देखो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है, ये लिम्फ नोड की यहाँ से फ्लूइड आ रहा है। फाइलेरियसिस इन्फेक्शन का नाम है उसको, वो फाइलेरिया वर्म जो है वो उसका पॉजिटिव एजेंट है। ये लिम्फ यहाँ से इस तरह आता है। आपको मैंने कहा था इनमें वाल लगे हुए हैं, देखो ये वाल नजर आ रहे हैं, ये रे वाल, ये रे, ये रे, ये इसमें भी है। ठीक है, ये इस तरह लिम्फ यहाँ आता है, सेल यहाँ पर अंदर, और यहाँ पे जो है ये है ना, ये जो टिश्यूज दिख रहे हैं कलरफुल, ये है लिम्फोसाइट्स। ये क्या करते हैं, फिर यहाँ पे फैगोसाइटोसिस करते हैं, उसके बाद लिम्फ यहाँ से ड्रेन होने के बाद यहाँ आगे चले जाते हैं और हार्ट में जाता है। समझ में आई है? थोड़ी सी ब्लड की कंपोजिशन बात करते हैं, उसके फंक्शन वगैरह की। ये है वेस्कस, यानी कि गाढ़ा रेड कलर का होता है, देखा तो सबने, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं भाई इसको, ये आपका जीआईटी है, यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब हुआ, आपके हैंड में चला गया, हैंड के मसल्स में, तो ये इसको कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। आपके जीआईटी को कहाँ से कनेक्ट कर रहा है, आपके हैंड से, आपके हेड से, आपकी आई से, जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन चाहिए, इस तरह जो है डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करता है। ब्रेन से हार्मोन निकलते हैं, इंटेस्टाइन पे जाना है, वहां जाके जो है वो कनेक्ट कर रहा है ब्रेन को, हार्मोन को, इस तरह, इसलिए ब्लड को भी कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कि बना किस किस चीज से मिलके होता है, एक प्लाज्मा जो फ्लूइड पोर्शन है, और एक कार्पोसल। प्लाज्मा क्या होता है, ये जो ब्लड, अगर 100% ब्लड है, तो उसमें से 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। 100% ब्लड में से वाटरी सॉल्यूशन कौन सा है, 55% प्लाज्मा होता है। और इसमें जो वाटर कंटेंट होता है वो 90% होता है। मतलब ये जो 55% है ना, इसका 90% वाटर होता है, और बाकी जो 10% बच गया वो डिजॉल्व सब्सटेंसेज होते हैं। जो बाकी 10% बच गया वो, उसमें डिजॉल्व सब्सटेंस, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए, इसमें प्रोटीन्स हो गई, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसमें एंजाइम्स आ जाते हैं, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो जो बाकी की चीजें हैं 10% है, और वाटर क्या है, सबसे ज्यादा प्लाज्मा में वाटर है। ब्लड कार्पोसल्स। और जो बाकी का 45% बच गया वो क्या बनाते हैं, कार्पोसल्स बनाते हैं। 55% क्या बना रहा है ब्लड का, प्लाज्मा, और उसके अंदर 90% क्या है, वाटर है। प्लाज्मा का जो 55% है, टोटल उसका कंसंट्रेशन 55% है, उसमें से जो 90% है वो वाटर है, और बाकी 10% डिजॉल्व सब्सटेंसेज है। और जो बाकी 55 45% बच गया ब्लड का,
वो बनाते हैं ब्लड कार्पसूल। अब ये भी दो तरह के होते हैं ब्लड कार्पसूल। एक होता है आरबीसी, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये बायकनकेव दिखते हैं इस तरह करके ऐसे। और इनका जो डायमीटर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है 7 to 8 माइक्रोन। समझ में आ रही है? और ये क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड। ये बात याद रखनी है, नॉन न्यूक्लिएटेड। और नॉन न्यूक्लिएटेड का रीजन क्या है कि न्यूक्लिएटेड नॉन, इसका रीजन ये है कि ये जो है उसको ऑक्सीजन को बाइंड कर सके अच्छी तरह, इस वजह से। और जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जब ये इमेच्योर होते हैं, जब बन रहे होते हैं तब इनमें न्यूक्लियस होता है। तो फिर इनकी एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें से जो न्यूक्लियस है वो सेल से बाहर चले जाता है। तो मेच्योर आरबीसीज के अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता। डायमीटर आपको बता दिया 7 to 8 माइक्रोन। और इसमें एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। इसका जो ये ग्लोबिन वाला पार्ट है, ये होती है प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सी, दो अल्फा चेन ग्लोबुलर प्रोटीन और दो बीटा चेन। और ये जो हीम वाला पार्ट है, ये होता है इसका आयरन कंटेनिंग पार्ट। और जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है, ये मजीद जो है ये बना हुआ किससे होता है, ये पोरफायरिन रिंग होता है। 4 पायरोल रिंग होते हैं, पोरफायरिन रिंग छोड़ो, 4 पायरोल रिंग होते हैं, जिनके साथ कौन सा आयरन लगा होता है, आयरन फेरस आयन। ठीक है, फेरस, फेरिक नहीं, फेरस हमेशा होता है इसके अंदर। अगर फेरिक हो गया तो एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं मेथीमोग्लोबिनीमिया, वो हो जाएगी। अच्छा, ये जब उससे बाइंड होता है ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन नीचे लिखते हैं। ये जो मैंने लिखा ना HP, ये हीमोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म है। तो कहीं लिखा हो तो घबराना नहीं है, देख लेना, हीमोग्लोबिन को ऐसे लिखते हैं। जब ये ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो इसका नाम पड़ जाता है, नाम याद होनी चाहिए। तो बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ऑक्सी लिखा और HB लगा दिया इस तरह करके। जब बाइंड होता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब उसको रिलीज करता है ऑक्सीजन को, तो ये बन जाता है डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। शॉर्ट फॉर्म में इस तरह, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बनता कहाँ कहाँ है भाई रेड ब्लड सेल, बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ का, स्टर्नम। कि जो अभी आप बैठे हुए, आपकी जो एज है, मेरी जो एज है, हमारे स्टर्नम, चेस्ट बोन, रिब्स में, ठीक है, इसमें बनता है। और ये हेड की जो सामने वाली बोन है, इसमें बनता है बोन मैरो, इंडियन के बोन मैरो में बनता है। और इसका जो लाइफ टाइम है, इनकी जो लाइफ साइकिल है, या लाइफ इनकी कितनी है, वो होती है 120 डेज। तो आफ्टर 120 डेज कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होते हैं, फैगोसाइटोसिस हो जाती है इनकी। जो ब्लड सेल्स है ना, मैंने बताया था अभी, फैगोसाइटोसिस करता है, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेज, वो क्या करते हैं, इनको आरबीसी जब ये खराब हो जाते हैं, क्योंकि 120 दिन जब इनके पूरे हो जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर में खराबी आ जाती है। तो मैक्रोफेज देखते हैं कि भाई ये तो खराब सेल है कोई तो इसको ना हम खा ले फौरन से, तो इसको फैगोसाइटोसिस कर देते हैं इसकी। और कहाँ पे होती है, स्प्लीन के अंदर। अब ये बात यहाँ नोट करने की है।
अच्छा एक चीज यहाँ लिख लो पहले, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि कब्रिस्तान कौन सा है, वो होता है स्प्लीन। अच्छा, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होता है जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है? वहां पे जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो हो रही होती है लेवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। कहाँ पे? लेवर, लोग समझ रहे होते हैं कि जिगर जो है खून बनाता है, लिवर में और स्प्लीन के अंदर। और आफ्टर बर्थ क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे क्या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कहाँ पर आके? स्प्लीन के अंदर आके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाए, तो ये जो स्प्लीन और लिवर, क्योंकि पहले ये काम कर चुके हैं, तो ये स्प्लीन और लिवर जैसे जॉन्डिस में मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये ब्लड बनाना शुरू कर देते हैं। जब ये ब्लड बनाना शुरू करते हैं तो इनका साइज जो है बड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली और हिपेटोमेगैली। जब ये फेगोसाइटोसिस हो जाएगी इनकी, तो क्या होता है, जो आयरन था वो तो एब्जॉर्ब हो गया, आयरन है ना हीमोग्लोबिन के अंदर, आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ये तोड़ी जाती है किसके अंदर? अमाइनो एसिड्स के अंदर। अच्छा, आयरन निकल गया, ग्लो अमाइनो एसिड निकल गए, और मैंने बताया था पायरोल रिंग होते हैं, 4 पायरोल रिंग होते हैं। ये जब इसको मैक्रोफेज खाते हैं तो इसको कन्वर्ट करते हैं बिलीवर्डिन, जिसका कलर है ग्रीन। और किसमें? बिलीरुबिन। ये पहले बिलीवर्डिन बनता है, बाद में बिलीरुबिन बनता है। इसका कलर होता है ऑल येलो ऑरेंज करके, ऑरेंज येलो या येलो ऑरेंज। ये थोड़ा सा पीला और थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा, अब हो क्या रहा है देखो, बिलीरुबिन जो है ये येलो ऑरेंज कलर का है। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस आरबीसी की वो हो जाए, फेगोसाइटोसिस हो जाए, मतलब बहुत सारे आरबीसी जुट रहे हो, तो उससे क्या होता है, ये बिलीरुबिन बहुत बनना शुरू हो जाता है। और बिलीरुबिन का कलर येलो है, तो आपके जो ये आंखें हैं, स्क्लेरा वाइट ऑफ द आई, ये और नेल जो है ये पीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, पीलिया हो गया बंदे को। बिलीरुबिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो फिर टेस्ट वगैरह होते हैं, पता लगता है कि बिलीरुबिन कौन सा वाला है। आरबीसी के पास एक एंजाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और किस तरह करता है ये? CO2 प्लस वाटर, वाटर किसका? वाटर ऑफ प्लाज्मा। ये रिवर्सिबल है, ये बन जाता है बाइकार H2CO3। उसके बाद फिर ये जो H2CO3 है, ये कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन। और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है फिर क्या होता है, ये बॉडी से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, सेकंड क्या है? WBC। इनको ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं, लार्ज और इरेगुलर होते हैं। वो बायोकॉन्केव थे, ये इरेगुलर है। और न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये आरबीसी से बड़े तो हैं, लेकिन इनका जो नंबर है वो कम होता है आरबीसी से। जैसे वो आरबीसी हैं, ये होते हैं क्या नाम है, 5 मिलियन, 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। और 5 मिलियन यानी एक कतरे के अंदर 50 लाख होते हैं, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, तो 5 मिलियन 50 लाख, ये होते हैं आरबीसी। और जो WBCs हैं, ये होते तो साइज में बड़े, लेकिन इनका जो इनकी जो रेंज है
वो है 7,000 से 11,000, 11K पर माइक्रोलीटर। एक कतरे में इतने होते हैं, 7,000 से 11,000 तक, लेस इन नंबर होते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ बनेंगे, बोन मैरो में बनते हैं। उसके अलावा ये स्प्लीन में भी बनते हैं, थाइमस में भी बनते हैं, और लिम्फ नोड्स में भी बनते हैं, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या है, डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है, तो उसके अंदर भी बनते हैं, लिम्फ नोड्स में जाके भी बनते हैं। अब इनके टाइप्स देखो साइट, एक होते हैं ये ग्रेनुलोसाइट्स। इस साइट का मतलब सेल है, ग्रेन्यूलो का मतलब ये है कि जो ये जो सेल है इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रेन्यूल्स दिखते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। और दूसरे होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, ए का मतलब होता है एब्सेंट। इसका जो वो होगा साइटोप्लाज्म इन सेल का, उसमें ये नहीं होते, जो ग्रेन्यूल्स है ये नहीं होते, इसलिए इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसमें कौन कौन से आते हैं भाई, न्यूट्रोफिल्स। और ये याद रखने वाली चीज है, भूलना नहीं है, ये एमसीक्यू से बहुत आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, पास पेपर में आप देखेंगे बहुत आया हुआ है। ग्रेनुलोसाइट्स कौन थे, ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन थे, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। यहाँ पे जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ये वो हैं बी सेल और टी सेल। लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। और जो मोनोसाइट्स हैं इनको कहते हैं मैक्रोफेजेस, बिग ईटर्स। फेज का मतलब खाना, मैक्रो मतलब बड़े, बिग ईटर्स बोलते हैं। और इनका काम क्या होगा, फेगोसाइटोसिस करना। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स हो गए। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस। और इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ना प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ये जो इयोसिनोफिल्स है ये रिलीज करता है एंटी टॉक्सिन, मतलब कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो वगैरह टॉक्सिन रिलीज कर रहा है बॉडी में, तो इयोसिनोफिल्स एंटी टॉक्सिन रिलीज करते हैं। अब बेसोफिल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन और हेपारिन। ये केमिकल्स हैं, ये नाम याद रखने हैं आपने, हेपारिन। और लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। और रह गए प्लेटिलेट्स। ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एक बड़े सेल से टूट टूट के बने होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स। और ये क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड। और इनका काम क्या है, ये अच्छा बनते कहाँ है, बोन मैरो के अंदर ही। ये इनकी प्रोडक्शन साइट है। और इनका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसी, सॉरी लाइफ स्पैन मैंने लिखा नहीं। हाँ, इनका जो लाइफ स्पैन है वो होता है 24 घंटे।
मतलब 10 घंटे में भी डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, 12 घंटे पे भी हो रहे होते हैं, 24 24 घंटे तक जो है ना ये जो है बार बार नए बन जाते हैं। ये इसलिए नए बन बार बार जल्दी खत्म होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है ये फाइट कर रहे होते हैं। तो फाइट करने के बाद ये खुद जो है ना शहीद हो जाते हैं, तो उनका नंबर पूरा करने के लिए बार बार क्या होता है, इनकी प्रोडक्शन होती रहती है। फंक्शन, पहले देखो उसके प्लाज्मा के फंक्शन। ये करवाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देखो, ये जो वाटर है इसके अंदर जो भी हम खाते हैं वो क्या करता है, वहां से एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन से, और पूरी बॉडी में जहां जहां नीड होती है तो प्लाज्मा के थ्रू वहां चले जाता है। ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड और वाटर वगैरह जो चाहिए होता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस। अब सेल ने जो भी यूज किया है तो उसको वो बाय प्रोडक्ट तो बनाएगा ना जो कि यूज नहीं हो रहा होता, ठीक है, जो सेल को नुकसान पहुंचाएगा, तो और उसको वेस्ट करना होता है, तो ट्रांसपोर्ट किससे होती है, प्लाज्मा से। टिश्यूज से लेके कहाँ पे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे हम जो कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद वो जैसे वाटर फिल्टर होता है वो कहाँ जाता है, फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आता है, वहां से बॉडी से रिलीज होने के लिए। और वो लेके कौन आता है, प्लाज्मा लेकर आता है। हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट यही करता है, हार्मोन्स पढ़े थे, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीशन होती है उनकी एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो वो वहां से उसके थ्रू, क्योंकि प्लाज्मा क्यों लेके आ रहा है, हार्मोन्स को कैरी करने के लिए डब्ल्यूबीसीज या आरबीसीज या प्लेटलेट्स के पास कोई कुछ भी नहीं है कि वो इसको कैरी कर सके, तो फिर ये प्लाज्मा के थ्रू जो है वो जहां जहां रिक्वायर्ड होते हैं वहां जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन तक। बॉडी हीट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये जो हमारा ब्लड है ये क्या करता है, हमारी बॉडी जो हीट है, बॉडी की हीट है उसको मेंटेन करता है। कोई भी क्या नाम है, मेहनत वाला काम कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो हमें जो पसीना आता है वो क्या होता है, वो ब्लड जो है वहां से हीट को अब्जॉर्ब करता है, और क्या कहता है, जो स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, हीट जो है वो रिलीज होती है। आप कोई भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ करें तो वो जिस मसल की आपने एक्सरसाइज किया वहाँ हाथ लगाएंगे तो वो बहुत गर्म हो रहा होगा, वहां से क्या होता है, हीट रिलीज हो रही होती है। तो लेके कौन आ रहा होता है, ये ब्लड, ब्लड के अंदर कौन, ब्लड का प्लाज्मा जो है। जब भी आप भाग कर आते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी जो स्किन की जो ब्लड है, ब्लड सप्लाई है वो बहुत बढ़ जाती है, वो बढ़ इसलिए जाती है कि हीट रिलीज हो बॉडी से, इसलिए स्वेटिंग भी हो रही होती है। अच्छा, अब कार्पोस्टाइल्स के फंक्शन देखो। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन करेगा, रेड ब्लड सेल। ये कौन करवाता है, रेड ब्लड सेल करवाते हैं। डिफेंस ऑफ बॉडी।
ये कौन करवाता है? डब्ल्यूबीसी, पुलिस है हमारी बॉडी की। ब्लड क्लॉटिंग करवानी है, कौन करवाएगा? प्लेटलेट्स करवाएंगे। सही है, ये कुछ फंक्शन हैं और कुछ थोड़ा थोड़ा जो आपके लेवल पे आपको पता होना चाहिए ब्लड के बारे में, ये सब चीजें। ये जो डब्ल्यूबीसी की जो वो है, उनके डिवीजन, उसका नहीं बोलना। एक्सरसाइज से वेट लॉस का ताल्लुक, वो जो फैट होता है ना वो जलता है, ठीक है। उससे एनर्जी चाहिए होती है ना बॉडी को, तो वो फैट सबसे ज़्यादा अच्छी सोर्स है एनर्जी की, तो वहाँ से एनर्जी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है फैट को, और एनर्जी बनाती है। जिससे क्या होता है, हमें नीमाटोड जो है वो नीमाटोड, उससे वो होता है ना, उसमें फाइलेरिया वर्म होता है। और फाइलेरिया वर्म क्या करता है? फाइलेरियसिस करता है। और फाइलेरियसिस में क्या होता है कि जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से लिम्फ आगे नहीं जा रहा होता, और वहाँ पे एडिमा हो जाता है। ये लार्ज सेल्स होते हैं ऐसे करके, बोन मैरो के अंदर यूं करके लार्ज सेल्स होते हैं, उसके साथ है ना छोटे छोटे टुकड़े ऐसे करके टूट रहे होते हैं, प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं उनको। ऐसे ऐसे करके प्लेटलेट्स के छोटे छोटे टुकड़े यूं यूं करके रिलीज होते हैं। प्लेटलेट्स यहाँ पर या ऊपर? इम्यून सिस्टम। अच्छा, इम्यून सिस्टम क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करके आपकी जो बॉडी है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखता है। ये क्या है? एबिलिटी है बॉडी की, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रेसिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो इम्यूनिटी है, उसके डिवीजन। दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, जो कि नेचुरल होती है, यानी कि बाय बर्थ होती है इनेट। और एक होती है एडेप्टिव। एडेप्टिव होता है ना, एडेप्टेशन मतलब किसी को घुल जाना माहौल में, हाँ। उसका होता है ना, जैसे कोई शहर चेंज करके जाता है, तो वहां जाके वो अडेप्ट हो जाता है, घुल जाता है। इनेट इम्यून सिस्टम ये होती है बाय बर्थ, जो मदर बेबी को देती है। और ये जो है ना आफ्टर बर्थ जो है, जैसे जैसे आप बीमार होते रहते हैं, वैसे वैसे इम्यूनिटी बनती रहती है। इनेट इम्यूनिटी। ये क्या हो गई? नेचुरल या फिर बाय बर्थ, जो मदर देती है ब्लड के थ्रू। ये होता पता है कैसे? वो यूट्रस में आपको दिखाया था ना, प्लेजेंटा होता है, प्लेजेंटा से अम्बिलाइकल कॉर्ड आती है, और यहाँ पे बेबी होता है। तो जो और ये यूट्रस की वॉल होती है यहाँ पे, तो यहाँ मदर से क्या होता है, ये मदर है और ये बेबी है। यहाँ से जो ब्लड आ रहा होता है यहाँ पर, उसमें एंटीबॉडीज भी होती हैं। तो वो एंटीबॉडीज जो जो मदर, जिस जिस जो जो भी एंटीबॉडी मदर के अंदर होगी, वो एंटीबॉडी सारी जो है किसको दे देगी? बेबी को दे देगी।
जिससे जब बच्चा पैदा होगा तो उसको अगर वो ऑर्गेनिज्म जब उसके अंदर आएगा तो उसको बीमार नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे बच्चे पैदा होते हैं बहुत बीमार हो जाते हैं, तो वो इम्यूनिटी नहीं होती उनके अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ना अडेप्ट करते हैं, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाते हैं। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी इनको होती है तो वो उसके अगेंस्ट फाइट कर पाते हैं। और ये होती है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि इनको जो भी दिखेगा ना, इन सेल्स को, इसके जो सेल्स होते हैं इननेट के, इनको दिखेगा कि भाई कोई भी सेल ऐसा है जो बॉडी को खराब करेगा, या उसको पकड़ के खा जाती है, उसको मार देती है, फेगोसाइटोसिस कर लिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी लाइसिस कर दी। नॉन स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक वो होते हैं जैसे कि अगर बी सेल्स हैं तो वो सिर्फ बैक्टीरिया को देखेंगे, बैक्टीरिया के पीछे भागेंगे। ठीक है, टी सेल्स जो हैं वो वायरस को देखेंगे, वायरस के पीछे भागेंगे। ठीक है, और किसी के ऊपर वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। लेकिन नॉन स्पेसिफिक मतलब जो दिख रहा है वो शुरू हो जाओ। एबनॉर्मल सेल जो अपनी बॉडी के होते हैं, और फॉरेन सेल, इनके अगेंस्ट जो है ये क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। कंपोनेंट्स इसमें होता क्या क्या है? सबसे पहले आती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किस किस पे मुश्तमिल होती है? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसको इसी तरह याद रखोगे ना तो कभी भूलेगी नहीं इम्यूनिटी। मुझे अपने इंटर में याद करने में बहुत मसला हुआ था। इनफैक्ट के एमकेट तक मुझे सही से याद नहीं हुई थी। ये अभी हमने आके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ी है। एक ब्लड का चैप्टर, पूरा एक मॉड्यूल होता है ब्लड का, जिसमें पूरी जो है हमने इम्यूनिटी पढ़ी है, ये ब्लड सेल फिजियोलॉजी। उसमें जो है बहुत अच्छा हो जाता है, इजीली जो है वो इम्यूनिटी समझ में आ जाती है। तो पहले क्या है, स्किन है। जो हमारी स्किन होती है ये एक बैरियर प्रोवाइड करती है। कौन सी स्किन? इंटेक्ट स्किन। अब ये इंटेक्ट स्किन का मतलब क्या है? ये जो हमारी स्किन अभी है ना, बिल्कुल नॉर्मल साबुत है। अगर इस पर कट लगा दो तो ये कट लग जाएगा, ये खुल जाएगी, यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अंदर जा सकते हैं आराम से। इसलिए कहते हैं जख्म को ढको। लेकिन जो स्किन बिल्कुल सही है, जुड़ी हुई है पूरी, यहाँ कहीं कट नहीं, इसको बोलते हैं इंटेक्ट स्किन। तो ये जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक बैरियर है बहुत अच्छा। जो हमारी स्किन है वो कंसिस्ट होती है दो लेयर्स पे, एपिडर्मिस जो सबसे आउटर लेयर होती है, उसके इनसाइड होती है डर्मिस। ये सब जो है क्या प्रोवाइड करती है? बैरियर। ये जो एपिडर्मिस है ये थिक होती है, आउटर लेयर। और जो डर्मिस है ये होती है थिन इनर लेयर। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिंध बोर्ड में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, फेडरल के अंदर बहुत ज्यादा काफी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सिंध वाले पहले इसको सिंध से अच्छे से पढ़ें, वहां से समझें, उसके बाद फेडरल पे जाना, वरना मसला हो जाएगा। और ये जो इनर लेयर है डर्मिस, इसके पास होते हैं हेयर फॉलिकल्स। ये जो स्किन पे और ये सर में जो लगे होते हैं ना हेयर, ये जहाँ जुड़े हुए होते हैं ना, ये एपिडर्मिस में नहीं होते, ये होते हैं डर्मिस के अंदर। हेयर फॉलिकल्स कहाँ होंगे? डर्मिस में। और जो ग्लैंड्स वगैरह सारे होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो भी डर्मिस में होते हैं। और जो एपिडर्मिस है ये, यहाँ पे केराटिन भी होता है। केराटिन क्या है? प्रोटीन है। ये डेड सेल्स होते हैं उसके अंदर, जो सबसे टॉप वाली लेयर है ना हमारे स्किन के बाहर, ये डेड है। ये सारे स्किन जो है ना डेड सेल होते हैं। तो उसमें क्या होती है? केराटिन होता है। आउटर सरफेस ऑफ स्किन क्या है? यहाँ पे डेड सेल्स है। अब ये डेड सेल का फायदा क्या होगा? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो, अगर ये सेल है, हमारी बॉडी जो है ये सेल बना हुआ, और ये जो है डेड हो चुका है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ आया, इसने यहाँ लैंड किया,
अब इसको यहाँ पे न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगी क्योंकि सेल ही मर चुका है, ना वहाँ पे कोई वाटर है ना कोई न्यूट्रिशन है, तो ये जो है बॉडी के अंदर ही नहीं जा सकेगा। तो डेड सेल का फायदा ये है। यहाँ जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो क्या डिवाइड भी नहीं हो सकेगा और बॉडी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेगा। और जो डर्मिस है, इनर लेयर, इसमें मैंने क्या बताया अभी, ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स कौन से, सिबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं, सिबेशियस जो है ये ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, ये एक ऑयली सिक्रीशन रिलीज करते हैं, ऑयली मटेरियल, उसको बोलते हैं सीबम। और ये स्वेट क्या है, ये तो स्वेट रिलीज करेंगे। ये जो दोनों सिक्रीशन है, इसके अंदर क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती है। और ये एंटीबायोटिक्स क्या करती है, एंटीबायोटिक फेडरल के अंदर लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज को याद रखना। जब इस तरह की एक एक और थोड़ी हैट्रिक चीजें लिखी होती है ना, तो यहाँ क्वेश्चन बनना बहुत इजी होता है। यहाँ पे क्या, लैक्टिक एसिड। और एंटीबायोटिक करती क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। तो इस तरह जो है स्किन हमारी इन सब तरीकों से एक बैरियर प्रोवाइड करती है। अच्छा, एक कंपोनेंट तो स्किन था, सेकंड क्या था, म्यूकस। म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये होती है जीआईटी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा यहाँ पर। और यहाँ पे एक मटेरियल रिलीज होता है, उसको बोलते हैं म्यूकस। और ये म्यूकस जो है ये स्टिकी मटेरियल होता है, चिपचिपा होता है। ये अक्सर खांसी वगैरह आती है तो ये जो निकलता है ना बाहर, इसको बोलते हैं म्यूकस बलगम, उसको बोलते हैं। और ये इसका फायदा क्या होता है, जो भी कोई पार्टिकल वगैरह माइक्रोब होगा वो आके ये स्टिकी होता है, इसके ऊपर चिपक जाता है। और जीआईटी की जो वो है मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है। सबको पता है कौन सा, HCl। और अगर कोई भी खाने के साथ माइक्रोब है उसके अंदर चला गया, पेट के अंदर, तो वहां पे HCl जो है वो उसका इस्तेमाल करता है। जीआईटी की हो गई। उसके बाद जो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कहाँ से होता है भाई, आपके मुंह से भी होता है पीछे से जाके, और नोज से भी होता है। तो जो नोज है इनके बाहर जो है वो हेयर्स होते हैं, आउटर साइड पे हेयर्स होते हैं। और उन हेयर्स को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो इन हेयर्स का काम क्या होता है, ये फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल को। कोई भी अगर आप हवा इनहेल कर रहे हैं तो उसको क्या वो क्या कहते हैं, फिल्टर करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल जितने भी आते हैं उसको बाहर रखते हैं, ताकि एयर जो है अंदर साफ सुथरी जाए, बिल्कुल क्लीन एयर अंदर जाए। एक चीज ये हो गई। उसके बाद जो एपिथेलियम होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एपिथेलियम मैंने आपको बताया था आउटर कवरिंग होती है, जो लेयर होती है ऊपर, उसको बोलते हैं एपिथेलियम। ये जो होती है सीलिएटिक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। मतलब ये हो कि ये जो सेल है, ठीक है, ये नीचे यहाँ पे सेल है, ये मेम्ब्रेन के जो सेल है। और यहाँ पे सीलिया होते हैं। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
और ये सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूकस रिलीज कर रहे हैं, ये देखिए ये म्यूकस है। और ये जब सीलिया इधर को मूव करेंगे तो ये म्यूकस को आगे फेंकती है। तो ये जो हमारे अंदर लंग से जो बाहर आती है ना, ये बलगम बाहर आती है, वो इन सीलिया की वजह से आ रही है, क्योंकि सीलिया उसको जो है ना मूव कर रहे होते हैं। या तो वो एसोफेगस यानी कि जो खाने की नाली होती है उसमें चले गए तो पेट के अंदर चले जाते हैं, स्टमक में हमारे। और या तो वो जो है वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं खांसी के थ्रू कुछ भी। और कोई भी माइक्रोब वगैरह जब आता है तो वो आके इसके ऊपर चिपक जाता है, और चिपक जाएगा तो वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। सीलिएटेड म्यूकस इस तरह। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, सबको आ रही है। ठीक है, गुड है। अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये भी नाकाम हो जाए किसी भी माइक्रोब वगैरह को रोकने के लिए, तो दूसरा जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बॉडी में प्रेजेंट है। अच्छा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के क्या थे? सेकंड, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट क्या है? PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसका जो है ना ये निमोनिक आपने याद रखना है। ये तीन याद रखने लाजमी। अब पी से क्या बनता है? ये जो पी है, इससे बनेगा फेगोसाइट्स। जो आई है, इससे बनेगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। और ये जो थर्ड ए है, इससे बनेगा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। की चीज याद रखनी है। अच्छा, फेगोसाइट्स पे आओ। फेगोसाइट्स मैंने बताया किसकी टाइप्स होती हैं? WBCs की। और कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल्स हो गए और मैक्रोफेजेस हो गए। अब इन दोनों का जो है ना अलग अलग काम होता है। न्यूट्रोफिल्स ये जो है शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब बड़ी जल्दी जल्दी ये जो भी पार्टिकल आएगा उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे और खुद भी मर जाएंगे साथ में, शहीद हो जाएंगे। ठीक है। और ये लार्ज पार्टिकल को इंजेस्ट नहीं कर सकते। मतलब हमारी जो बुक है, बड़ी बुक फिजियोलॉजी, उसमें लिखा हुआ है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये एक टाइम पे 30 बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस करता है, उसके बाद ये खुद इसकी डेथ हो जाती है। 30 बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस करेगा, और ये लार्ज पार्टिकल्स को नहीं कर सकते। और ये जब मूव करता है, जाहिर है देखो अगर बैक्टीरिया इस जगह पे है और न्यूट्रोफिल यहाँ पर है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूट्रोफिल है, तो इसको इसके पास तो जाना पड़ेगा। बैक्टीरिया के पास पता है कैसे जाता है? बैक्टीरिया जो है वो केमिकल्स रिलीज करता है, तो कीमोटैक्सिस के थ्रू जो न्यूट्रोफिल है वो यहाँ जाता है। अब जाता है कैसे? ये एमोइबा जैसे सीडोपोडिया बनाते हैं ना, उस तरह मूव करता है ये न्यूट्रोफिल। सीडोपोडिया, ये बात याद रखने की है। मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स होते हैं इनएक्टिव। ठीक है, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस अलग अलग चीजें नहीं है। मोनोसाइट्स क्या है? इनएक्टिव है।
जब ये मोनोसाइट्स एक्टिव हो जाएंगे तब ये कहलाएंगे मैक्रोफेजेस। जैसे बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आया तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो है वो तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। वो फौरन से भागते हुए जाते हैं वहाँ, क्या करते हैं वहाँ अपना जंग शुरू कर देते हैं। मोनोसाइट्स को बाद में पता चलता है कि भाई वो कोई मसला है, ठीक है, ये वजीर हैं पीछे बैठे हैं बड़े बड़े। ये क्या करते हैं, ये एक्टिव होते हैं और उसके बाद जाते हैं और फिर ये इफेक्टिवली इफेक्टिवली जाके मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन फिलहाल आपने क्या याद रखना है कि ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। और ये एक टाइम पे 100 बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस कर सकते हैं, और उसके बाद ये मरते नहीं है, ये जिंदा रहते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल तो क्या उन्होंने गए फेगोसाइटोसिस की, बैक्टीरिया भी खत्म खुद भी खत्म, लेकिन ये नहीं करते। ये बैक्टीरिया को मारते हैं और फिर जिंदा रहते हैं, बचे रहते हैं। अच्छा, कुछ न्यूट्रोफिल जो है वो ब्लड में ही होते हैं, ब्लड से बाहर जाएंगे, ये उसमें वहां पे फेगोसाइटोसिस होगी और डेथ हो जाएगी। लेकिन जो मैक्रोफेजेस हैं ये क्या होते हैं, ये ब्लड में भी होते हैं, ब्लड के बाहर जो है ना डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके बैठ जाते हैं मैक्रोफेजेस। ऑर्गन कौन से हैं, लिवर, स्प्लीन, ये लिम्फ नोड्स में भी होते हैं, बोन मैरो में भी होते हैं, लंग्स में भी होते हैं, ब्रेन में भी होते हैं। और यहाँ पे जो है ना जब कोई बैक्टीरिया कुछ भी माइक्रोब आएगा तो ये फौरन जो यहाँ मैक्रोफेज बैठे हैं ना, ये क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इनका मोनोसाइट, ये जो मैक्रोफेजेस है इनका एक काम और भी है। ये मैक्रोफेज है, ये जा रहा है किसके पास, ये बैक्टीरिया के पास। इसने आगे जाके क्या किया, ये बैक्टीरिया यहाँ पे चिपक गया इसके साथ, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बी बैक्टीरिया जो है इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आ जाएगा तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे एक केमिकल रिलीज करता है। ये फेडरल की बुक में लिखा हुआ है इंटरल्यूकिन 1। ये इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है, ये ब्रेन को जाके मैसेज देता है कि भाईजान टेम्परेचर को बढ़ाओ, बुखार बुखार हो रहा होता है ना, टेम्परेचर को बढ़ा दो। और ये कुछ केमिकल्स और रिलीज करते हैं, क्या करता है, जो बाकी के मोनोसाइट्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। इसका एक काम और भी है, ये इसने, ये जो यहाँ पर किधर गया, ये रहा, यहाँ पे इसने बैक्टीरिया को खा लिया, उसके बाद ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मार दिया। अपने सर के ऊपर ना बैक्टीरिया का कुछ टुकड़ा ऐसे लेके उसको जो है लेके घूम रहा होता है ब्लड के अंदर, ये समझिए ये बैक्टीरिया का रिमेनिंग पार्ट है, उसको लेके घूम रहा होता है। और बाकियों को दिखाता है, देखो भाई मैंने इसको मारा है, अब इसके खिलाफ बनाओ पुलिस, ठीक है, इसके खिलाफ पुलिस बना लो। जब जैसे ही ये वाला बैक्टीरिया दोबारा बॉडी के अंदर आएगा तो वो कुछ करे उससे पहले ही उसको मार देना। तो हमारी बॉडी में एक दफा वो कहते हैं ना चिकन पॉक्स एक दफा हो गया तो दोबारा नहीं होता, वो ये काम होता है कि उसका जो है ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में बन चुकी हैं। तो जैसे ही वो वायरस दोबारा हमारी बॉडी के अंदर आता है वो कुछ करने से पहले ही उसको जो है खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए इसको मैक्रोफेज को बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन मैंने बताया था ना, वो चीज़ है जिससे पहचाना जाता है। तो ये एंटीजन है किसका, बैक्टीरिया का। और इससे पहचान रहे ना बाकी सारे सेल कि भाई ये कौन है, बैक्टीरिया है। तो इसलिए इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये वही वाली बात हो गई, एक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि पेन होता है, पेन का क्या होता है, एक कैप होता है, बाकी पूरी उसकी बॉडी होती है। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, उसको खाया, और उसका जो कैप है वो अपने पास अपने सर पे बैठा लिया और बाकी पूरा उसको खत्म कर दिया। तो वो कैप लेके जो है वो घूम रहा है और सबको दिखा रहा है कि देखो भाई ये इस तरह का बैक्टीरिया आया था, मैंने जो है इसकी ऐसी तैसी फेर दी है, अब जो है ना इसके लिए पुलिस बना के रखो पहले से। अच्छा, एक तरह के सेल्स और होते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल क्या कर रहे थे, वो तो उस चीज को
डिस्ट्रॉय करें जो मुसीबत फैला रही है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं, जिस बैक्टीरिया ने अगर एक सेल को डैमेज कर दिया, इन्फेक्ट कर, तो नेचुरल किलर सेल क्या करेंगे, उस सेल को ही खा जाएंगे। क्योंकि अगर वो सेल खराब हो गया तो उसके अंदर से जो मटेरियल है, खराब मटेरियल, वो साथ वाले सेल्स को भी जाएगा, वो भी खराब होंगे। करते 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 क्या है, बॉडी में मसला ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, वायरल इन्फेक्टेड ओन सेल्स, उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी के। अच्छा, इनका तरीका क्या होता है वारदात का, इस तरह ये कोई इन्फेक्टेड सेल है और यहाँ पे आते हैं नेचुरल किलर सेल, आके जो है इससे बाइंड हो जाता है। यह है नेचुरल किलर सेल। और ये क्या करता है, इसके अंदर ऐसे जो है ना पोर्स बनवा देता है। ये जो रेड वाला सेल है इन्फेक्टेड सेल, इसके अंदर ये इन्फेक्टेड सेल है, इसके अंदर पोर बनवा देता है। पोर बनवाने के बाद क्या होता है, यहाँ से कुछ मटेरियल रिलीज करता है और जाके इस सेल को क्या करता है, ये ऐसे, ये डिस्ट्रॉय हो गया सेल, ठीक है, खत्म कर देता है सेल को। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। अब एंटी माइक्रोबियल इसके नाम से ही पता लगना चाहिए, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट, और माइक्रोबियल किसके, माइक्रोब्स के अगेंस्ट। ये कौन सी होती है भाई, लाइसोजाइम। एंजाइम है ना, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। ये कहाँ पे होता है लाइसोजाइम, ये टीयर्स में, आंसू जो होते हैं हमारे, सलाइवा, म्यूकस, म्यूकस जो अभी ऊपर बताया था। ये क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के सेल वॉल को, और जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अंडरस्टैंड। ये अगर बैक्टीरिया का सेल है, ये उसका न्यूक्लियोइड है, ये उसका प्लाज्मिड है। तो ये लाइसोजाइम जो है, ये क्या करता है, यहाँ आके पोर्स बनाता है, जैसे वो बनाए थे ऊपर उन्होंने, ये पोर्स बना दिए। अब इन पोर्स से क्या होगा, बाहर से वाटर जो है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वाटर अंदर जाएगा, ये सेल बड़ा होता जाएगा, होते होते क्या होगा, ये फट जाएगा, इसकी लाइसिस हो जाएगी। उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोसिस की वजह से हुई है ना, इस वजह से उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। ठीक है, इतना रखते हैं आज।